क्लियर आ रहा है क्या? ध्रुव क्लियर आ रहा है क्या? सर ब्लर है सर, क्लियर नहीं आ रहा है। ब्लर है सर। ध्रुव फिर से बोलना, क्लियर आ रहा है क्या? ब्लर है सर, नहीं ब्लर। सेजल क्लियर आ रहा है? नहीं सर, ब्लर है। ओके। ओके, कल हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किया था। कल हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लिया था और आज हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे आगे। ओके, ये इंक जम गई है, 1 मिनट। ओके, हमने कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एक्चुअली रोटेशनल मास, ये मैंने आपको बताया था। तो इस केस में देखिए क्या हुआ। जैसे इससे पहले आपने फिजिक्स में क्वेश्चन किए थे कि जैसे मान लीजिए एक पुली है, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन करते टाइम एक टर्म यूज करते थे, द पुली इज मासलेस वेटलेस। ठीक है, तो इस केस में अगर एक ब्लॉक इधर होता था, एक ब्लॉक M1 का इस साइड होता था और दूसरा ब्लॉक इधर होता था M2 का, M2 का एक ब्लॉक उस साइड होता था। तो अगर मैं आपसे पूछता था कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन, तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप एक काम करते थे कि आप इस साइड जो टेंशन T लेते थे वही टेंशन T इस साइड भी ले लेते थे। थ्रेड में दोनों साइड टेंशन T सेम होता था। ठीक है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये जो पुली है ये मासलेस है। अगर ये रोटेट भी कर रही होगी, तो उस केस में इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, बिकॉज उसका मास 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होता है? ½ mv²। तो पार्टिकल में मास होना जरूरी है। इन केस हम T1 T2 दोनों अलग डिफरेंट ले लें, ठीक है, T1 T2 दोनों डिफरेंट ले लें, तो इस केस में देखिए क्या हुआ
ये डिस्टेंस आर हो गई, ये डिस्टेंस आर हो गई, रेडियस है ना दोनों। तो T1 इसको इस साइड घुमाने की कोशिश करेगा, T2 इसको उस साइड घुमाने की कोशिश करेगा। मैं मानता हूं कि पुली इस तरह से रोटेट कर रही है, ऐसे जा रही है, तो ऑफ कोर्स यहां पर आपने पुली का रोटेशनल पार्ट को अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो उस केस में फोर्स नहीं टॉर्क चाहिए होगा, क्योंकि टॉर्क ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी ज्योमेट्रिकल बॉडी को रोटेट करने के लिए। तो इस साइड अगर आपने T1 ले लिया और इधर आपने ले लिया T2, ये डिस्टेंस ले ली R, ये डिस्टेंस ले ली R, ठीक है, ठीक है। तो टॉर्क यहां पे क्या हुआ, इस साइड का टॉर्क कितना हुआ, T1R। टॉर्क कैसे हुआ, ये फोर्स और एक्सेस ऑफ रोटेशन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया आपका फोर्स, टेंशन T इज अ टाइप ऑफ फोर्स, और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उसने ये आपको एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दिया, और T2 आपको क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। तो T2R हो गया निगेटिव, क्यों, क्योंकि T2 उस साइड पुली को उस साइड घुमाने की कोशिश करेगा और T1 पुली को इस साइड घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो पुली घूमेगी किधर, पुली उस साइड घूमेगी जिस साइड का टॉर्क ज्यादा होगा, ठीक है। तो T1R इस साइड ले लिया, T2R उस साइड ले लिया, तो नेट, अब पुली इस तरह से घूम रही है, तो नेट टॉर्क उस पुली के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I को एक एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा देगा। ये रोटेशन का पार्ट है बेटा, ठीक है। ये रोटेशन में हम इस तरह करते हैं, आपको याद है ना कि अगर आपने इस तरह से एक ब्लॉक लिया मास m का, उस पर एक फोर्स F लगाया, F1 लगाया, इस पे तो F1 माइनस F2, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स जो उस मास m को एक एक्सीलरेशन A प्रोवाइड करता था, ठीक है। तो इन दिस केस रोटेशन जगह आप देख रहे हो तो वहां पे पुली के रोटेशन को जब कंसीडर कर रहे हो तो वहां पे आप उसके टॉर्क को देखोगे। तो ये हो गया एक्सेस ऑफ रोटेशन से R डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस हो गई, और यहां से R2 डिस्टेंस पे T2 टेंशन लग रहा है। तो T1R जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो पुली को इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा, और T2R पुली को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो जिस साइड टॉर्क ज्यादा होगा पुली उसी साइड घूमने लगेगी। हमने यहाँ पे कंसीडर किया था क्वेश्चन में कि पुली इस साइड घूम रही है, तो इसका मतलब T1R वाला टॉर्क ज्यादा है, T2R वाला टॉर्क कम है, और दैट इज इक्वल टू I अल्फा। तो टॉर्क उसमें एक रोटेशनल एक्सीलरेशन अल्फा देगा, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली, ठीक है। अब इस केस में पहले जो हमने 11th में पढ़ा था, 11th में हम जब बोलते थे, अब ये पुली कुछ भी हो सकती है, पुली एक रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अगर इन केस अगर वो डिस्क हो गई तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, उस पुली का मास m R²/2। अगर वो रिंग हो गई तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mR²। तो हम लोग को याद होगा, हम लोग 11th क्लास में जब इस तरह से क्वेश्चन हमने किया था तो हमने कहा था पुली इज अ मासलेस वेटलेस पुली। तो अगर मासलेस हो गया तो m 0 हो गया क्या, इधर ये m 0 हो गया, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया क्या, I1 I2 जो भी लिया, पुली लिया या आपने डिस्क लिया। तो जब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया तो ये नेट क्वांटिटी 0 हो गई। नेट क्वांटिटी जब 0 हो गई तो यहां से देखिए क्या हुआ, T1 माइनस T2 इंटू R इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां से आता है T1 इक्वल टू T2, दैट्स वाई हम यहां पे टेंशन सेम लेते थे 11th क्लास में। सेजल, हाँ सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है। तो हम T1 और इक्वल टू T2 क्यों लेते थे 11th में इक्वल, क्योंकि उस केस में हम पुली को मासलेस और वेटलेस कंसीडर करते थे। लेकिन अब जब हम रोटेशन में आ गए तो वहां पे हमारी पुली मासलेस या वेटलेस नहीं है, मासलेस या वेटलेस नहीं है। तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, क्वेश्चन 11 से थोड़ा सा ज्यादा मॉडिफाई हो गया। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि द मास ऑफ द पुली इज m एंड रेडियस इज r एंड द पुली इज द टाइप ऑफ रिंग
नहीं, रिंग नहीं लेते हैं, डिश ले लेते हैं। ये पुली एक डिश है, रिंग नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पे ये भी डिपेंड करेगा व्हाट इज द टाइप ऑफ पुली। अगर वो डिश टाइप पुली है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होगा। अगर वो, एक मिनट, अगर वो रिंग टाइप ऑफ पुली है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको अभी यहां पे कंसीडर करता हूं कि दिस इज ए डिश टाइप पुली, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 है। ओके, अब क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दिया। क्वेश्चन में उसने पूछा व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द पुली, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। अगर ये जितने टाइम में ये ब्लॉक जितना डिस्टेंस नीचे आएगा उतने ही टाइम में तो ये वाला ब्लॉक उतना ऊपर जाएगा ना, तो इसका मतलब इसका डाउनवर्ड एक्सीलरेशन और इसका अपवर्ड एक्सीलरेशन सेम होगा, ठीक है। इसका डाउनवर्ड एक्सीलरेशन और उसका अपवर्ड एक्सीलरेशन सेम होगा, ठीक है। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम FBD बना रहे हैं M1 का, तो M1 का FBD बना रहे हैं, तो यहां पर आ गया। अब इसमें मास है तो इस केस में टेंशन T1 और T2 सेम नहीं होंगे। वो कब होते थे? वो तब होते थे जब आपका पुली एक मासलेस या वेटलेस पुली है। अगर मासलेस है तो वेटलेस तो फिर होगी। तो अगर वो मासलेस पुली है तभी आपका टेंशन T सेम होता था। अगर उसमें पुली में मास है तो यहाँ पे टेंशन T दोनों साइड सेम नहीं होगा, ठीक है। तो अभी कितने अननोन हो गए? अभी हो गया T1 अननोन हो गया, T2 हो गया, A हो गया, और उसका अल्फा 4 अननोन हो गए क्वेश्चन में। पहले कितने अननोन होते थे? T और एक्सीलरेशन A, केवल 2 ही अननोन होते थे। इसका मतलब अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए? 4। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अननोन? 4 है। पहले टाइप के क्वेश्चन में नंबर ऑफ अननोन कितने होते थे? 2। तो इसका मतलब वहां पे 2 इक्वेशन मिल जाती थी तो हमारा काम चल जाता था। यहाँ पे हमें 4 इक्वेशन चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर उसने अल्फा पूछा है आपसे, एक्सीलरेशन पूछा है और टेंशन T1 T2 पूछा है, तो अब आपको 4 इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं 4 इक्वेशन कैसे कैसे बनती है। तो पहले हम वो मेथड लेते हैं जो हमें पता है। तो पहले हमें कौन सा मेथड पता है? उसका फ्री बॉडी डायग्राम या फोर्स बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे क्या हो गया? M1G डाउनवर्ड हो गया, टेंशन T1 हो गया अपवर्ड, ठीक है। M1G डाउनवर्ड हो गया, टेंशन T1 हो गया अपवर्ड, और उस केस में इसका एक्सीलरेशन कितना है? नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है A, तो यहाँ पे हो गया M1G माइनस T1 इक्वल टू M1A, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 कहां से आएगी? इसका फ्री बॉडी डायग्राम FBD ऑफ M2। तो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम होगा तो M2G, उसका वेट नीचे की तरफ, टेंशन T2 ऊपर की तरफ, और वो ब्लॉक एक्सीलरेशन A से ऊपर जा रहा है तो A ऊपर की तरफ। तो अभी क्या हुआ? T2 ऊपर जा रहा है ना, तो T2 ज्यादा होगा, वेट कम होगा, तो T2 माइनस M2G इक्वल टू M2A, इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड इक्वेशन कहां से आएगी? इसमें 4 अननोन है ना, A, T1 T2 एंड अल्फा, 4 अननोन है, तो इसका मतलब आपको 4 इक्वेशन चाहिए। तो यहां से तीसरी जो इक्वेशन आ रही है वो इसका टॉर्क बॉडी डायग्राम से आ रही है, टाउ EXT से आ रही है। इस बॉडी पे टॉर्क किस तरह से लग रहे हैं और वो किस तरह से रोटेट हो रहा है। तो अब इसका टॉर्क बॉडी डायग्राम जब आप बनाओगे तो ये पुली इस तरह से हो गई क्या? इस पे T1 टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है, तो T1 टेंशन इस साइड लग गया और T2 टेंशन इस साइड लग गया। ये डिस्टेंस कितनी हो गई यहां से? R, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई यहां से? R, ठीक है। पुली रोटेट कैसे कर रही है? ऐसे रोटेट कर रही है। इसका मतलब इस साइड का टॉर्क ज्यादा होगा और उसका स्टॉपिंग टॉर्क जो होगा वो एक्सीलरेटिंग टॉर्क, यानी उसका जो टॉर्क जो उसको मूव कराने की कोशिश कर रहा है और जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो मूव कराने वाला टॉर्क ज्यादा होगा और उसको रोकने वाला टॉर्क कम होगा। तो इस साइड का टॉर्क कितना हुआ? टॉर्क कैसे डिफाइन करोगे? T इक्वल टू इस साइड वाला टेंशन T इंटू R, तो इस साइड टेंशन T1 है, T1 इंटू R,
तो इस साइड हो गया पहला वाला टॉर्क। दूसरा टॉर्क कितना हो गया टाउ टू, वो हो गया T2 इंटू आर, T2 इंटू आर, वो इस साइड हो गया। तो ये वाला टॉर्क आएगा प्लस के कैप, अगर वेक्टर फॉर्म में लोगे तो प्लस के कैप, और ये आएगा माइनस के कैप। ये इस साइड है तो अंदर की तरफ जा रहा है तो माइनस के कैप, और ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो प्लस के कैप। तो टाउ नेट कितना हो गया, टाउ नेट हो गया तुम्हारा टाउ1 प्लस टाउ2 वेक्टर सम। तो टाउ1 कितना हो जाएगा T1R और माइनस T2R। टाउ2 इज निगेटिव ना, ये निगेटिव है, T2R एंड दैट इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। अब यहां पे I यूज होगा। I व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क, mr स्क्वायर बाई 2। इसको यहां पे रख दोगे तो T1 माइनस T2 इंटू आर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपको एक इक्वेशन और चाहिए, 4 अननोन है ना। अगर क्वेश्चन में 4 अननोन है तो 4 नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए, 3 अननोन है तो 3 नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए। अगर क्वेश्चन में 4 अननोन है और 3 ही तक पहुंच पाए तो इसका मतलब आप कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट छोड़ रहे हो, ठीक है। तो इसका जो चौथी इक्वेशन आएगी वो सर्कुलर मोशन से आएगी। अब देखो इस पॉइंट को देखो, पुली के इस पॉइंट को देखो, पुली का ये पॉइंट ए एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है क्या, ठीक है। इसका हर पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ए होगा क्या, ठीक है। और उसका जो रोटेशनल एक्सीलरेशन होगा वो अल्फा हुआ, रोटेशनल एक्सीलरेशन उसका क्या हुआ, अल्फा हुआ। तो चौथी इक्वेशन क्या आती है, ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा, ठीक है। ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा, तो ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा, इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो कितनी इक्वेशन मिल गई आपको, 4 इक्वेशन। चारों इक्वेशन लिख लेता हूं यहां पे, m1g माइनस T1 इक्वल टू m1a एम, और दूसरी आ रही है आपकी T2 माइनस M2G इक्वल टू M2A। तीसरी आ रही है आपकी T1 माइनस T2 R इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। और चौथी आ रही है तुम्हारी A इक्वल टू आर अल्फा, इक्वेशन नंबर 4। अननोन कितने थे तुम्हारे, T1 T2 A अल्फा, 4 इक्वेशन 4 अननोन। अब वहां पे इक्वेशन सेट करके आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ध्रुव हाँ सर। क्लियर है क्या, हाँ सर। नहीं सुनाई दिया, क्लियर है। यस सर। ओके, नोट करो इसको। समझ में आया रोटेशनल, रोटेशनल का क्या यूज है। यहां पे एक नई इक्वेशन रोटेशनल की फिट हुई है, ठीक है। ये देखिए यहां टॉर्क से और ए इक्वल टू आर अल्फा से, ये यूज है रोटेशनल का। नोट कीजिए इसको।
नोट किया? साफ कर रहा हूं इसको। ओके, नया क्वेश्चन है। एक सिलेंडर है, इस पे एक थ्रेड रोल्ड है, ठीक है? ठीक है, ये कैसे देख रहे हैं? इस साइड से देखोगे तो इस तरह से है, सिलेंडर इस तरह से है और ये वॉल पे इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है? इस पे एक थ्रेड रोल है और यहां पे एक मास है m और इसका मास है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये रेडियस है r, ठीक है? अब इसको रेस्ट से रिलीज किया गया। जब रेस्ट से रिलीज किया गया तो ये नीचे आएगा, क्या मास नीचे आएगा? मास जब नीचे आएगा तो वो जो थ्रेड इस पे रोल थी वो अनरोल होगी और इसको रोटेट करेगी। क्लियर क्या? वो इस पे रोल थी, वो अब अनरोल होगी और इसको रोटेट करेगी। तो तुमसे पूछा है कि व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा of the cylinder and what is the tension T in the thread? What is the tension T in the thread and what is the angular acceleration of the this cylinder? Mass m है, radius r है। पहला की पॉइंट है इस क्वेश्चन में, ये ब्लॉक का नीचे जो एक्सीलरेशन ए होगा और इस पॉइंट पे जो थ्रेड नीचे की तरफ आ रही होगी, जो अनरोल हो रही होगी, उसका भी तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नीचे की तरफ ए ही होगा। क्लियर ये पॉइंट? जिस एक्सीलरेशन से ए नीचे से ये नीचे जा रहा होगा ब्लॉक, उसी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से ये थ्रेड उस सिलेंडर पे अनरोल हो रही होगी। ये पॉइंट क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। रतीक, रतीक हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है क्या ये पॉइंट? रतीक आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। हाँ सर। विनीत, हेलो हेलो। हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है ये पॉइंट? जिस हाँ सर। एक्सीलरेशन से ये ब्लॉक नीचे आ रहा होगा वो थ्रेड का हर पॉइंट उसी एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा होगा। ठीक है, अब जब थ्रेड का हर पॉइंट उसी एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा होगा, इसका मतलब उसी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से वो थ्रेड उस पर अनरोल हो रही होगी। ठीक है, जब उसी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से अनरोल हो रही होगी तो इस सिलेंडर के इस पॉइंट का
जो इसके आउटर सरफेस पे जो पॉइंट है उन सब का जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा वो ए होगा। तो अगर एक एक्सीलरेशन जा रहा है और उसमें अल्फा उसका एंगुलर एक्सीलरेशन है तो ए इक्वल टू आर अल्फा होगा क्या? ए इक्वल टू आर अल्फा होगा। ये पहला की पॉइंट है, ठीक है। पहली इक्वेशन आ गई। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसका M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो M1G डाउनवर्ड, टेंशन T अपवर्ड, टेंशन T अपवर्ड। तो M1G के वेट से नीचे जा रहा होगा और टेंशन T उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? M1G माइनस T। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स जिससे ये ब्लॉक नीचे जा रहा होगा। वो रिजल्टेंट फोर्स को A प्रोवाइड करेगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी? तीसरी इक्वेशन आएगी इस सिलेंडर का टॉर्क बॉडी डायग्राम बनाने से। तो उसका अब देखो उस सिलेंडर पे कितने फोर्स लग रहे हैं। सबसे पहले ये देखो उस सिलेंडर पे कितने फोर्स लग रहे हैं। उस सिलेंडर पे T1 एक T फोर्स इस साइड लग रहा है और क्या लग रहा है, और जहां से वो बंधा है ना, जहां से वो दीवार पे फिक्स है, किस पॉइंट से फिक्स है? इस पॉइंट से। यहां से सेंटर ऑफ मास से जिसका वेट नीचे लग रहा होगा mg, और इसी पुली से, यानी अब देखो कील ऐसे होगी ना जिसपे वो रोटेट हो रहा होगा, उसका सरफेस ऐसा होगा, ठीक है, उस पे वो रोटेट हो रहा होगा तो यहाँ पे टच हो रहा है ना। तो M1G जब डाउनवर्ड लग रहा होगा तो ये वाला जो उसका जो अंदर जो उसकी कील है या फिर अंदर जो एक्सेस है जिसपे रोटेट हो रहा है उससे ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा तो N, ठीक है। अब ये N इस mg को बैलेंस कर रहा है और उसके सेंटर से जा रहा है। तो mg भी सेंटर से जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी सेंटर से जा रहा है। तो टाउ 0 होगा। क्यों? क्योंकि टाउ इक्वल टू होता है r इंटू फोर्स F। अब r क्या है? r होता है एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन से उसकी डिस्टेंस क्या है? r 0 है। तो ये mg और ये नॉर्मल रिएक्शन कोई टॉर्क नहीं देंगे, यानी वो रोटेशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करेंगे क्योंकि वो एक्सेस ऑफ रोटेशन से ही जा रहे हैं और r 0 है, ठीक है। तो इसको शो करो या ना करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हाँ, अब जब मैं बात कर रहा हूं कि पुली पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो फोर्सेस एक्चुअल में 3 लग रहे हैं उस पे, ठीक है। वो 2 उसको रोटेशनल नहीं दे पा रहे हैं, वो बात दूसरी है, लेकिन नंबर ऑफ फोर्सेस 3 है उस पे, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन उसको बैलेंस कर रहा है, तो हमें यहाँ पे इसको जो लगाने की जरूरत नहीं है, हमें उसे क्वेश्चन में वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ? T नीचे की तरफ है। कौन सा टेंशन? T नीचे की तरफ है, तो टॉर्क कितना हो गया? T इंटू आर। T इंटू आर उस सिलेंडर को, और व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर? mr²/2 होता है। जो डिस्क का होता है वही सिलेंडर का होता है, कराया था मैंने लेक्चर में आप लोगों को, ठीक है। उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया I को एक एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा प्रोवाइड करेगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो T इंटू आर इक्वल टू mr²/2 इंटू अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू व्हाट? अल्फा इक्वल टू A/R। तो A/R रख दिया, ये R से ये R कट गया, ये R से ये R कट गया, पूरा R कट गया। तो T इक्वल टू कितना हुआ? T इक्वल टू हुआ, इसका मास आपने M1, इसका मास M2 था ना, तो ये M2 हो गया, M2। तो T इक्वल टू M2A/2, ठीक है। अब इसको उठा के यहां पे रख देंगे, तो M1G माइनस M2A/2 इक्वल टू M1A। उसको इस साइड ले लिया तो M1G इक्वल टू A M1 प्लस M2/2, ठीक है। अब यहां पे सिंपल सा कैलकुलेशन है, चाहूं तो मैं यहां पे छोड़ सकता हूं, ठीक है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था तो इसको नहीं छोड़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन तो थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन था, वो छोड़ दिया था, तो यहाँ पे ये सिंपल है, ये कर दे रहा हूं मैं। ये 2 हो गया, तो A इक्वल टू कितना हो गया? ट्वाइस M1G अपॉन ट्वाइस M1 प्लस M2,
दिस इज द एक्सीलरेशन। अभी इसी एक्सीलरेशन को यहाँ पे ए पे रख दोगे तो टेंशन टी आ जाएगा, तो टी इक्वल टू कितना आ गया, m2/2 ए, यानी ट्वाइस m1g अपॉन ट्वाइस m1 प्लस m2। ये 2 से 2 कट गया, तो टेंशन टी इक्वल टू कितना आया, m2 m1 g अपॉन ट्वाइस m1 प्लस m2। ये टेंशन आ गया। बेटा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है, कि वो इक्वेशन कैसे आएगी। बेसिक वही है, बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तो आप जानते ही हो, उसमें वो तो आप केजी से कर रहे हो तो उसमें उसमें उतना नहीं है, लेकिन आप देखिए कि वो जो रिलेशन बनी वो कैसे बनी, दैट इज द कॉन्सेप्ट, और वही चीज सीखना है हमें। नोट कर लीजिए। सर हो गया। ओके, नोट कर लिया होगा आपने। एक रॉड है,
ठीक है। ये इस पॉइंट पे पाई रोटेटेड, इसके अबाउट वो रोटेट हो सकती है। ओके, इसकी लेंथ है ए, रॉड की लेंथ कितनी हो गई ए नहीं लेते, ट्वाइस ए ले लेते, ट्वाइस ए, यानी इस साइड इस पॉइंट से इधर ए है, इस पॉइंट से उधर ए है। ओके, यहां से a/2 डिस्टेंस पर एक 10 kg का ब्लॉक, ठीक है, और यहां से a/4 डिस्टेंस पर 20 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। 20 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, बड़ा ब्लॉक है 20 kg का। तो पहले आप मुझे ये बताओ, ये किधर रोटेट करेगा? विनीत आंसर दो, किधर? सर रोटेट नहीं होगा सर। टॉर्क बैलेंस है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ध्रुव, बहुत ही बढ़िया। ओके, अगर मैं a/3 कर देता हूं तो अभी क्या होगा सर? होगा क्या रोटेट? हाँ सर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि टॉर्क किधर ज्यादा है। अगर राइट हैंड यानी सॉरी क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बैलेंस में है तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क से जो भी ज्यादा है, अगर मान लो आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क से ज्यादा है तो रॉड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगी। अगर अगर क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा है तो रॉड क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगी, ठीक है। तो आपने कैसे निकाला इसको? आपने क्या किया, एक्सेस ऑफ रोटेशन से। अब यहां पे जो वेट लग रहा था 20 G का जो वेट लग रहा था, आपने उसमें a/3 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टॉर्क आ गया ना, τ1। और उधर निकालने के लिए टॉर्क कितना, τ2 कितना आया 10 इंटू a/2, तो ये हो जाएगा 5a। और इधर से कितना आता है, इधर से आता है तुम्हारा 6.66 के आसपास आएगा ए। तो ऑफ कोर्स ये टॉर्क ज्यादा है τ1, तो ये इस केस में ऐसे रोटेट कर जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ध्रुव। सुनो, अब मेरी बात, अब ठीक है, अब तुम अगर इतना कर सकते हो तो मैं क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाता हूं। और ये क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर रहा था, ये तुम सॉल्व करोगे और इसका स्नैपशॉट लेके सेजल, ध्रुव, विनीत, ऋतिक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका स्नैपशॉट लेके तुम लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेजना, मैं देखूंगा कि इसने कैसे किया, ठीक है। अभी देखो इधर देखो, ये भाई ऐसा है, यहां से ये इसका ए लेंथ की रॉड है, ए लेंथ की रॉड है, ट्वाइस ए लेंथ की रॉड है, ट्वाइस ए लेंथ की रॉड है, ठीक है, ठीक है। यहां से a/2 डिस्टेंस पर, a/2 डिस्टेंस पे, यहां से यहां तक आधी रॉड हो गई, a/2। अभी ये इस a/2 डिस्टेंस पे यहां पर कील गाड़ दिया, तो रॉड अभी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होगी। यानी रोटेट होगी तो कैसे हो जाएगी, रोटेट होगी ये ऐसे हो सकती है ना, ऐसे हो सकती है ना, ये वाला पार्ट इधर जाएगा और ये वाले पार्ट इधर आएंगे, अगर मान लो रोटेट हो रही है, ठीक है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन मैं ऐसे बना रहा हूं इसको कि मैंने इधर a/2 डिस्टेंस पे था, मैंने इधर इस पॉइंट पे 10 kg का ब्लॉक रख दिया, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा मैं, और इधर भी 10 kg का ब्लॉक रख दिया, ठीक है। और ब्लॉक रखते ही इसको छोड़ दिया मैंने, तो मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज द इनिशियल एक्सीलरेशन, इनिशियल पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा क्या होगा?
इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन अल्फा क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में देखो दो स्लैब है, ठीक है। अगर मैं तुमसे पहले ये पूछता हूं कि रॉड किस साइड रोटेट होगी, तो आप ये बता सकते हो मेरे ख्याल से। आप क्या करोगे, इस पॉइंट से इस साइड का टॉर्क देखोगे, इस पॉइंट से इस साइड का, यानी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क को देखोगे और देखोगे जिधर ज्यादा है उधर बता दोगे मुझे कि उधर रोटेट हो रहा है। लेकिन जब आपसे अल्फा पूछा है तब उस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीन में आ जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा एंड आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो ये ध्यान, अब मैंने हिंट दे दिया। अब आपको अगर शायद हिंट ना देता तो आप वो सिली मिस्टेक कर सकते थे, नहीं करते तो अच्छी बात थी, लेकिन वो कर सकते थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया। तो अल्फा निकालते टाइम आपको रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, करना बताना। ठीक है ऋतिक? हाँ सर। हाँ। सो गए क्या? नहीं सर, वो स्पीकर नहीं लगे हुए, तुम लोग की आवाज बहुत धीमे आती है यहाँ पे। अभी स्पीकर लग जाएंगे एक आध दिन में। ऋतिक काढ़ा वाड़ा पी रहे हो ना? हाँ सर। भाई ध्यान रखो यार सब लोग अपना अपना। मानव जाति बहुत बड़े खतरे में है, लेकिन हमेशा से लोग निकल आए हैं, इससे भी बड़े बड़े पेंडेमिक्स हुए, इससे भी निकल ही आएंगे, लेकिन फिर भी सावधानी तो रखना जरूरी है। ओके मैं ये कह रहा हूं कि अपनी सेजल डॉक्टर नहीं बनी है। अगर डॉक्टर बन गई होती तो एक दो हफ्ते में दवा आ गई होती। क्यों सेजल? नहीं सर, इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम लगता सर। कितना, एक दो हफ्ते में नहीं दे पाती क्या? नहीं सर, थोड़ा टाइम लगता है, इसके ऊपर कोई रिसर्च होनी चाहिए थी ना, तो एक दो हफ्ते में कोई रिसर्च करके हो जाता सर। उसके बाद पता नहीं, आवाज ही नहीं सुनाई दे रही है। ओके चलो एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं अभी। ये एक तरह का डिजाइन है, कहने मतलब क्वेश्चन दू कि ना दू? छोड़ो, अभी वो क्वेश्चन नहीं देते, दूसरा क्वेश्चन देते। ऐसी वर्मा का है, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर 184। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व एग्जाम्पल, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ये इस तरह से है, एक सिलेंडर है ये, the string is wrapped around the rim of a wheel of moment of inertia 0.25 kg मीटर स्क्वायर। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है उसने 0.2 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड द रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, उसका रेडियस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस आर दे रखा है उसका 20 सेंटीमीटर। The wheel is made to rotate about the axis. Initially, the wheel is at the rest. The string is now pulled by a force of 20 न्यूटन। तो यहां पे जो स्ट्रिंग को पुल कर रहा है वो 20 न्यूटन के फोर्स से पुल कर रहा है इस साइड, ओके। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर 5 सेकेंड। तो आफ्टर 5 सेकेंड यानी t इक्वल टू 0 से पुल करना चालू किया
और t इक्वल टू 5 सेकेंड पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या, ओमेगा क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ना। से इस पॉइंट से जो टॉर्क लग रहा होगा इस पॉइंट से टॉर्क लग रहा होगा 20 इंटू रेडियस आर। आप उसके डायमेंशन चेक, यानी उसके यूनिट चेक कर लेना, ये न्यूटन में है तो उसका रेडियस मीटर में होना चाहिए, तो रेडियस 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो आप उसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो टॉर्क होगा वो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा प्रोवाइड करेगा। अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा आई, तो यहाँ पे आई पुट कर देंगे तो अल्फा कितना जाएगा, 20 इंटू आर कितना है, 20 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, बाई आई 0.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी ओमेगा, ओमेगा फाइनल निकालना। अच्छा, अब क्या लगाओगे, अब ये आर की वैल्यू भी कांस्टेंट थी, टॉर्क भी कांस्टेंट था, ये आपका सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कांस्टेंट था, तो वैल्यू ये कांस्टेंट आएगी। तो कांस्टेंट के लिए क्या करोगे, ओमेगा फाइनल इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो व्हाट इज द ओमेगा फाइनल, ओमेगा फाइनल पूछा है, ओरिजिनल ओमेगा इनिशियल कितना हुआ 0, अल्फा कितना हुआ 20 इंटू 10 की पावर -2 बाई 0.2 इंटू टी। व्हाट इज द टी, 5 सेकेंड। ये आ गया उसका रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 हम कराते हैं, पहले उससे पहले थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 सेम टाइम में बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 7 बुक खोल रखी है ना सबने? हाँ सर। ध्रुव, ऋतिक, विनीत, बुक खोल रखी है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये क्लास के बिगनिंग में बताया ना मैंने आपको, सबसे पहला क्वेश्चन शायद वही बताया। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी बता दिया, वो रॉड वाला केस है ये, ठीक है, ये हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो सब लोग पहले एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 8। A uniform ladder of mass 10 kg leans against a smooth vertical wall making angle 53। तुम लोग को sin 53, sin 37, cos 53, cos 37 की वैल्यूज याद है ना? बताया था आपको मैंने 11th में ही, याद होनी चाहिए बिल्कुल। इन एंगल्स का यूज करते हैं बहुत क्वेश्चंस में, ठीक है। A uniform ladder of mass 10 kg leans against a smooth वर्टिकल वॉल मेकिंग एंगल 53 विद इट, ठीक है, दीवार से बना रही है वो। द अदर एंड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड द फ्रैक्शनल फोर्स एट द फ्लोर एक्सर्टेड ऑन लैडर। देखो बेटा, ये इस तरह के क्वेश्चन यानी बिगिनिंग में बहुत कॉम्प्लेक्स जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं 2-4, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में अपना यही है कि थ्योरी पढ़ लेना तो बहुत इजी है, उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट है, ये एप्लीकेशन करना ही एक्चुअली में फिजिक्स आपकी अच्छी है खराब है को जज करता है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजों का एप्लीकेशन हुआ है, वो चीजें हम कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गई दीवार और ये हो गया फ्लोर, ठीक है। लैडर ऐसे, तो लैडर ऐसे होगी, रॉड की तरह हो जाती है ना, रॉड की तरह हो जाएगी लैडर, ठीक है। वर्टिकल से एंगल कितना बना रही है 53, ये एंगल कितना हो गया 53 डिग्री। लैडर का मास कितना है m, तो इसका वेट mg डाउनवर्ड लगेगा,
सुनो, अभी अगर लेडर को स्लिप होना होगा तो समझो ये लेडर कैसे स्लिप होगी, ऐसे स्लिप होगी क्या, यानी ये वाला नीचे आएगा कॉर्नर और ये वाला इधर जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट लेडर, ये पॉइंट जो सरफेस से ग्राउंड से लगा हुआ है, ग्राउंड से लगा हुआ है, वो इधर जाने की कोशिश करेगा ना। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट इधर जाने की कोशिश करेगा ना। जब वो उधर जाने की कोशिश करेगा तो ग्राउंड उस बॉडी पे, उस बॉडी के मोशन के अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी ना। इस साइड लगाया उसने, ठीक है। एक बार क्वेश्चन और पढ़ते हैं। ए यूनिफॉर्म लैडर ऑफ मास 10 kg इज लेड अगेंस्ट द स्मूथ vertical wall making a 53 with it. The other end of the rod is rough on the rough horizontal floor. Find the normal force and the friction force that the floor exert on the ladder. तो देखो बेटा यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, लाइज बोल रखा है, इसका मतलब वो रॉड वहां पे रुकी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें फ्रिक्शन कोफिशिएंट की जरूरत नहीं है, उसने दे नहीं रखा है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो जो रॉड है वो उस पर स्लिप हो रही है, वो ऐसे रखी हुई है। अगर कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे स्लिप ना हो तो मैंने आपको बताया था उस टाइम कि जरूरी नहीं है कि उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो उसका मैक्सिमम लग रहा हो। वो 0 से लेके म्यू एस इंटू एन के बीच में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, लेकिन हाँ हम उसको यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि वो फ्रिक्शन फोर्स, तो मैंने इसको स्मॉल एफ से कंसीडर कर दिया। अब इस लैडर पे लगने वाले सारे फोर्सेस देख लीजिए। ये यहाँ पे कांटेक्ट है तो ये स्मूथ है, ये वाला सरफेस स्मूथ है, तो यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। अगर उसने बोला था कि यहाँ पे भी रफ है तो ये जब नीचे आ रही है तो इस पे भी फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगता, लेकिन उसने स्मूथ बोल रखा है तो इसका मतलब वहां पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, केवल कॉन्टेक्ट यानी नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ए, और ये लग रहा होगा N1, ठीक है। दूसरा कॉन्टेक्ट फोर्स ऐसे लग रहा होगा N2। ये रॉड स्टेबल है तो इसका मतलब इसका अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो अगर ये रॉड रुकी हुई है, अगर ये रॉड रुकी हुई है तो उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस हो गए। तो पहले तो मैं इस रॉड पे लगने वाले सारे फोर्सेस बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे क्या करोगे आप, सारे फोर्सेस निकाल लो। क्या हुआ, N1 इस साइड हो गया, N2 इस साइड हो गया, ठीक है, mg नीचे की तरफ हो गया, ठीक है, और फ्रैक्शन फोर्स इस तरफ हो गया, स्मॉल एफ। 1 2 3 4 4 फोर्स लग रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये इस पे लगने वाले चारों फोर्स, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, चारों फोर्सेस हो गए। तो चारों फोर्सेस, अब ये रॉड यहां से मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब इस पे लगने वाला एफ एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तभी तो रॉड में कोई मोशन नहीं है, ठीक है। रॉड में कोई मोशन नहीं है तो इसका मतलब उस पे लगने वाला सारे एक्सटर्नल फोर्स 0 है। एक्सटर्नल फोर्स 0 का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस के फोर्स भी 0 है, वाई एक्सिस के फोर्स भी 0 है। तो आप एक्स एक्सिस के फोर्स बैलेंस कर देंगे, वाई एक्सिस के फोर्स बैलेंस कर देंगे। तो यहां से क्या हो गया, एफ इक्वल टू N2 इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तीसरा पार्ट देखो, यहाँ N2 इक्वल टू mg आ गया, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स F और N हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि दोनों की वैल्यू इक्वल है, लेकिन क्या है वो वैल्यू ये नहीं पता है। तो इसका मतलब अभी हमें इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी फर्दर सॉल्व करने के लिए अब क्या देखोगे, अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ठीक है, एक्सेस ऑफ रोटेशन सेलेक्ट करने का। देखो ये रॉड मूव नहीं कर रही है, ना तो किसी ट्रांसलेशन मोशन में जा रही है, ना रोटेशन हो रहा है। इसका मतलब ट्रांसलेशन मोशन में नहीं जा रही तो इसका मतलब उस पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, रोटेशन में नहीं है तो इसका मतलब उस पर टॉर्क 0 है। कोई बॉडी अगर रोटेशन में नहीं होगी, वो अभी लेडर वाला क्वेश्चन बताया था ना, उधर 10 रखा था, इधर 20 रखा था, उस पर नेट टॉर्क बैलेंस हो रहा था इसलिए वो रोटेट नहीं कर रही थी। अगर ये लेडर भी किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं हो रही है तो इसका मतलब इस पे भी नेट टॉर्क 0 है। सॉरी,
अगर इस पे नेट टॉर्क 0 है तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि आप इसको, इस पे अगर नेट टॉर्क 0 है तो आप इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या लोगे? तो इस केस में जब रॉड रुकी हुई है तो आप कोई भी पॉइंट पकड़ लोगे तो उसके अबाउट उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट उसका, उस एक्सेस अबाउट के अबाउट उसका नेट टॉर्क 0 ही होगा। अब ये किसी भी एक्सेस, अब इस पॉइंट के अबाउट भी रोटेट नहीं कर रही है, इस पॉइंट के अबाउट भी रोटेट नहीं कर रही है, इस पॉइंट के अबाउट भी रोटेट नहीं कर रही है, रुकी हुई है ना, रोटेशन तो कहीं से नहीं दिख रहा है। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन आप फिर कुछ भी लो, वो हमेशा रुकी हुई दिखेगी, उसमें कोई रोटेशन नहीं दिखेगा। तो किसी भी पॉइंट के बाद उसका आप टॉर्क 0 कर सकते हो। अब यहां पे आता है कि हम किस पॉइंट के अबाउट करें। जब नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत सारे आ गए तो अब किस पॉइंट के अबाउट करें, तो अब आपको यह देखना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, आपको एक्सेस ऑफ रोटेशन, जैसे आपको यहां पे एक्सेस ऑफ रोटेशन ले लिया तो ये नॉर्मल रिएक्शन इसी पॉइंट से जा रहा है ना, तो N1 0 टॉर्क देगा, N1 0 टॉर्क देगा। अगर आप इसको एक्सेस ऑफ रोटेशन ले लिया तो N1 उसी एक्सेस ऑफ रोटेशन से क्रॉस हो रहा है, तो N1 का टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट हो गया 0। अगर आपने यहां पे एक्सेस ऑफ रोटेशन लिया तो N2 भी उसी एक्सेस ऑफ रोटेशन से जा रहा है और फोर्स भी उसी, फ्रिक्शन फोर्स भी उसी एक्सेस ऑफ रोटेशन जा रही है। तो उस केस में आपका इस पॉइंट के अबाउट N2 और फ्रिक्शन फोर्स कोई भी टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो 0 टॉर्क प्रोवाइड करेंगे। लेकिन mg करेगा और N1 करेगा। अगर आपने ये ले लिया एक्सेस ऑफ रोटेशन, उसका सेंटर ऑफ मास, तो उस केस में mg उसके एक्सेस ऑफ रोटेशन जा रहा है और वो 0 टॉर्क प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये N1 उसके सेंटर ऑफ एक्सेस ऑफ रोटेशन से नहीं जा रहा है तो वो एक टॉर्क देगा। क्यों? ये फोर्स ऐसे किया और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये। ठीक है, इसको आगे किया तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो ये भी एक टॉर्क देगा और ये भी फ्रिक्शन फोर्स भी एक टॉर्क देगा। लेकिन नेट टॉर्क इज 0। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट भी तो वो रोटेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे जब इस तरह से चॉइस आ गई तो हम यहां पर कौन सा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जिसके अबाउट हमें क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, यहां पे जा रहा हो तो यहां पर N2 और F है। अब आपको क्या चाहिए? आपको N1 और F चाहिए। N1 इक्वल टू F है। ठीक है, तो अगर आपने इस पॉइंट पे ले लिया तो N1 0 हो गया, लेकिन F2 वहां पे अवेलेबल है, F2 एक टॉर्क देगा। ठीक है, आपने ये ले लिया तो N2 टॉर्क 0 दे देगा, फ्रिक्शन फोर्स 0 टॉर्क दे देगा, लेकिन N1 वहां पे अवेलेबल है, वो इक्वेशन में, टॉर्क इक्वेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं। मैं कौन सा पॉइंट ले रहा हूं? मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूं। तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं A। तो टॉर्क अबाउट A क्या हो जाएगा? नेट टॉर्क अबाउट A 0 होगा। क्या 0 क्यों होगा? क्योंकि इसके अबाउट वो रॉड रोटेट होते हुए नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज 0। ठीक है, लेडर की लेंथ हो गई L, तो अभी नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज 0। तो अभी टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो व्हाट इज द टॉर्क प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन फोर्स, वो इसी पॉइंट से जा रहा है ना, तो वो 0 टॉर्क देगा। व्हाट इज द टॉर्क प्रोवाइडेड बाय N2, अगेन 0 देगा। ठीक है, व्हाट इज द टॉर्क प्रोवाइडेड बाय mg, तो mg ये हो गया। अगर ये 37 है तो ये कितना हो गया? सॉरी 53 है तो ये कितना हो गया? 37। ये लेंथ कितनी हो गई? ये हो गई L/2। ठीक है, तो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द टॉर्क प्रोवाइडेड बाय mg अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट। तो अगर ये L/2 है तो ये लेंथ कितनी हो गई? ये लेंथ हो गई L/2 cos 37 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? mg L/2 cos 37 डिग्री। ये किस तरफ है? एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो इसको निकाल देंगे आप निगेटिव। ठीक है, अब N1 देखिए, N1 यहां से यूं जा रहा है। ठीक है, तो L हो गया, ये हो गया L cos 30 है, तो ये कितना हो गया? अभी जब ये L हो गया तो ये लेंथ होगी L cos 30, ये लेंथ होगी L/2 cos 30,
तो ये अगर L है तो ये वाली लेंथ होगी L sin 30, इस साइड का कंपोनेंट L cos 30 होगा, उधर का L sin 30 होगा, तो दिस लेंथ इज L sin 30 डिग्री, सॉरी L sin 37 डिग्री, सॉरी 37। अब वो टॉर्क किस साइड दे रहा है, वो टॉर्क दे रहा है आपका क्लॉकवाइज, तो यहां पे आ जाएगा आपका N1 L sin 37 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 0। बस यही एक नई चीज थी यहां पे आपको, यही एक नई चीज थी आज जो आपको सीखनी थी। अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो आपको एक्सेस ऑफ रोटेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके अबाउट टॉर्क जीरो करना पड़ेगा। आप इधर से भी कर सकते थे, आप फ्री हो, लेकिन हमारी समझदारी क्या करती है कि जहां से हमें ज्यादा सिंपल पड़े, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को यहां से सिंपल पड़ रहा था। अगर आप यहां से बनाओगे तब भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आप यहां से बनाओगे तब कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि N1 N2 N1 बने रहेंगे, लेकिन रिलेशन एक आ जाएगा आपको है। तो आप कहीं से भी ले सकते हो, इस पॉइंट से ले सकते हो, इस पॉइंट से ले सकते हो, आप फ्री हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर कई बच्चे इस पॉइंट को एक्सेस ऑफ रोटेशन ले लेते हैं जो रॉड की कॉर्नर पे है ही नहीं, तो उस केस में क्या हुआ, N2 टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, N1 जीरो टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, केवल mg और फ्रिक्शन फोर्स का ही टॉर्क आएगा। N1 भी इसी पॉइंट से जाएगा ना तो वो जीरो टॉर्क हो जाएगा, N2 भी इसी पॉइंट से जाएगा तो जीरो टॉर्क हो जाएगा। इस पॉइंट को भी ले सकते हो आप एक्सेस ऑफ रोटेशन, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, कोई इशू नहीं आएगा, सॉल्व होगा, बढ़िया से सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये रोटेट है तो मैंने इस पॉइंट के अबाउट ले लिया, तो अभी इसको सॉल्व कर लो। अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, अब हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, खत्म है मैटर। तो यहां पे कितना हो गया, mg L/2 cos 37 इक्वल टू N1 L sin 37। तो L से L कट गया तो N1 इक्वल टू कितना आ गया, N1 इक्वल टू हो गया mg/2 cot 37 डिग्री। N1 आ गया तो यही फ्रैक्शन फोर्स की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, चलो आज खत्म करते हैं, और मेरे को थोड़ा सा यानी 1-1.5 घंटा और निकाल के दो, यानी मॉर्निंग टाइम में तो रहेगा तो बेटर रहेगा, तो मैथ्स भी स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ सर। ध्रुव समझ में आया क्या? हाँ सर। इसको डाल देना यूट्यूब पे, देख लेना। ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, अगर क्लास में होते, क्लास चल रही होती तो ये क्वेश्चन में बहुत ही आनंद आता, लेकिन अब क्लासेस चल नहीं रही हैं, कैसे किया जाए तो समझने की कोशिश करो। 1-2-3 क्वेश्चन और करेंगे ऐसे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। तो मैं इस वाले वीडियो को जरूर देख लेना कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, कि हम क्यों भी एक्सेस ऑफ रोटेशन, अब रॉड रोटेट नहीं कर रही है तो किसी भी एक्सेस के अबाउट रोटेट नहीं कर रही, तो आप फ्री हो इस चीज को देख लेना। इस पे आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप सॉल्व एग्जाम्पल है, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए, गुड डे सर। हाँ सर। क्या कह रहे ध्रुव? हेलो सर। हाँ बोलो ध्रुव। सर एक डाउट था मैथ्स में। बेटा व्हाट्सएप कर दो तो मैं सॉल्व करके रख दूंगा उसको। फोटो भेज देना मेरे को। हाँ ठीक है सर। चलेगा क्या? कल मैथ्स लेते हैं। ओके। टॉपिक एक बार तुम लोग बता दो व्हाट्सएप पे कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, उस हिसाब से लेते हैं। ठीक है, हाँ सर। हाँ चलिए, गुड डे।